Well done is better than well said. Okay, so it's better to do something than just keep talking about it. So with this, let's start. हम लोग देख रहे थे पॉलिटी फॉर एफकैट 2024. हम लोग पूरा कोर्स यहाँ करने वाले हैं. द नेम ऑफ द बैच इज Zidni batch, which is free of cost for you. The target is to complete the course in 20 days, which is very much achievable, and to score very good marks and not just clear the cutoff. Okay, to get very good marks is our target. सो विद दिस लेट्स कंटिन्यू. ये पार्ट आपको देखना है तो यू कैन वॉच. 3 पार्ट्स में एफकेट स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की गई है. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था. चार्टर एक्ट्स हमने देख लिए हैं. क्या हमने देखा था? फर्स्ट हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा था, देन चार्टर एक्ट देखे थे 1793 के, 1813, 1833 एंड 1853. ठीक है, 4 हमने देखे थे. 20-20 साल के गैप में आए ये. ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, हमने डिस्कस किया था 1853 में. हमने देखा था लास्टली क्या चीज़ हुई कि इनने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी का रूल हम एक्सटेंड तो कर रहे हैं पर इन्हें टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं बताया. तो कुछ गड़बड़ लग गई थी पहले ही कि आप हर बार तो बता रहे थे भैया 20 साल से इंक्रीज हो जाएगा. जो मोनोपोली है, जो ट्रेड इनको राइट्स हैं, वो 20 साल से इंक्रीज हो रहे हैं, 20 years. बट दिस टाइम एट द टाइम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 दे डिड नॉट से कि अब आपका 20 years तक और एक्सटेंड होगा. उन्होंने बस ये बोला होगा. तो उसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट आया एंड आफ्टर दैट हम जा रहे थे अपने सेकेंड पोर्शन पे. हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में. किसमें? फर्स्ट वॉज दी कंपनी रूल, जो रेगुलेटिंग एक्ट 73 से 1858 जब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तब तक है. एंड देन दी गवर्नमेंट ने रूल कब तक किया, या क्राउन का रूल कब तक था? 1858 से 1947 जब तक इंडिपेंडेंस मिला. सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सो हमने यहाँ पे छोड़ा था, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. GOI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको और क्या नाम दिया गया? एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया. तो ये एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड सिपाही म्यूटिनी. तो कई बार आता है द अदर नेम फॉर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज सिपाही म्यूटिनी और एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया. इसने क्या किया? और मेन चीज कर दिया, एबॉलिश कर दिया कंपनी को. और जो भी पावर्स थी गवर्नमेंट की, रेवेन्यू, ठीक है, मिलिट्री, सब कुछ चला गया किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, क्राउन के हाथ में. कहाँ से? कंपनी के हाथ से. कंपनी को कर दिया गया अबॉलिश. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए व्हाट? वायसरॉय ऑफ इंडिया. हु वाज ही? लॉर्ड कैनिंग. कैसे याद रखना है? अब सबसे ऊपर वाला पोजीशन वही था कि वायसरॉय. ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज गवर्नर वायसरॉय ऑफ इंडिया. लास्ट हुआ, मतलब वायसरॉय बनना इज अ बिग थिंग. पार्टी थी, पार्टी में क्या पिया? कैन. सो द नेम इज कैनिंग. ठीक है, कैन पिया इसलिए कैनिंग. सो लॉर्ड कैनिंग जो बने फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कब? 1858 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. बाकी हमने 2 बॉडीज की बात की थी, राइट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो फंक्शंस देखने वाली थी, राइट, कंपनी का. सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. दोनों हो गई सर एबॉलिश. ठीक है, और एक न्यू ऑफिस बनाया गया, एक न्यू पोजीशन,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वहीं से काम करते थे, पर किसके लिए डिसीजंस लेते थे? हमारे लिए। वहां बैठ के किसके लिए डिसीजन लेते थे? हमारे लिए। ठीक है, इंडिया के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। साथ ही एक 15 मेंबर काउंसिल बना फॉर इंडिया। 15 मेंबर काउंसिल किसके लिए? असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ठीक है, 15 मेंबर्स काउंसिल। एंड साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्हें बनाया गया चेयरमैन ऑफ दैट काउंसिल। देन हमने बात की थी चार्टर एक्ट और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो हमने देखा था कि पॉलिटी में आता है, तो दैट इज काउंसिल एक्ट। सो वी स्टार्ट विद काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो जब 1857 में रिवोल्ट हो गया तो ये क्लियर हो गया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ऐसे तो चलेगा नहीं, हमें इंडियंस पहले हमारे अगेंस्ट है तो हमें इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा गवर्नेंस में। तो वो चीज़ें दिखाने के लिए, अब बस दिखाना था या इंक्लूड करना था, तो उनने क्या निकाले? 3 एक्ट निकाले। ठीक है, जिसे उनने बोला काउंसिल एक्ट। कब कब? 1861, देन 1892 एंड देन 1909। और दूसरा भी नाम है इसका, देखेंगे भी आगे क्या। ठीक है, 1861, 1892 एंड 1909। सो विल स्टार्ट विद 1861। तो इसमें बोला इन्हें कि हम इंडियंस को ऐड करना पड़ेगा, तो वॉयसरॉय ने कुछ अपनी काउंसिल में लिए इंडिया के मेंबर्स। तो वॉयसरॉय जो हमने देखा कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, कैन बोला राइट। सो लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया अपने काउंसिल के लिए। कौन कौन थे वो 3? राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। और इसने स्टार्ट किया वापस क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरीके से जो पावर्स ले ली गई थी सारी कॉन्सेंट्रेट कर दी गई थी बंगाल की तरफ। ठीक है, उसके बाद सेंटर की तरफ वो वापस दी गई मद्रास एंड बॉम्बे। तो बेसिकली क्या याद रखना है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देन 1859 में इंट्रोड्यूस किया क्या वायसरॉय ने? पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? तो किसी किसी डिपार्टमेंट के जो भी इनके मेंबर्स थे काउंसिल के, उन्हें हेड बनाया गया और जो फाइनल डिसीजन होगा उस चीज़ को लेके वो हेड लेगा। ठीक है, सो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वायसरॉय ने 1859 में। ओके, तो 1861 का इतना याद रखना है। चीज़ें काफ़ी सारी हैं, हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्टली नॉन ऑफिशियल्स ऐड किए गए, वायसरॉय बने कैनिंग। कैनिंग ने ऐड किया किसको? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया एक एक मेंबर को, और वो जो मेंबर है, जो हेड बना है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो फाइनल डिसीजन लेगा कुछ भी मैटर है उस डिपार्टमेंट का उसके लिए। ठीक है, दैट्स इट अबाउट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज किया गया नंबर किसका? नॉन ऑफिशियल्स का। किसमें? सेंटर में एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंटर में इंक्रीज किया गया नंबर्स नॉन ऑफिशियल्स का, बट मेजोरिटी अभी भी किसकी थी? ऑफिशियल्स की। ठीक है, साथ ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस बढ़ाए गए और अभी बजट को डिस्कस कर सकते थे।
और साथ ही क्वेश्चंस पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से। ओके देन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन इज हु वाज मॉर्ले एंड हु वाज मिंटो। ठीक है, सो मॉर्ले कौन थे? ऑल्दो नाम पहले इनका आ रहा है, तो ये वो होंगे जो ब्रिटिश बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से रूल कर रहे हैं ब्रिटेन से, तो ही इज व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, मॉर्ले एंड मिंटो वायसरॉय। ऐसे हम आगे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, ये क्या था? मोंटेगो चेम्सफोर्ड। तो इसमें भी सेम सीक्वेंस है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वायसरॉय मोंटेगो चेम्सफोर्ड। ओके, सो मॉर्ले मिंटो की बात करते हैं 1909। सो क्या किया गया इसमें? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही मेंबर्स बनाए। सेंट्रल में कितने कर दिए? 16 से 60 बढ़ा के, एंड प्रोविंशियल में भी बढ़ाए गए। ठीक है मेंबर्स। नाउ सेंटर के केस में तो सेम वही रहा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे नॉन ऑफिशियल से, पर प्रोविंसेस में ऐसा नहीं था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा भी हुआ कि नॉन ऑफिशियल्स आर मोर देन ऑफिशियल्स। बाकी और फंक्शंस बढ़ा दिए गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए बजट पे। ठीक है, और भी पावर्स दी गई दोनों ही लेवल पे, सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल। साथ ही पहली बार क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर, इनमें ऐड किया गया इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, वायसरॉय एंड गवर्नर के। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ही वॉज एडेड किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी? वायसरॉय की। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो मूवी आई थी शादी में जरूर आना, राइट? सत्तू राजकुमार राव। सो उससे याद रखना है क्या, उनने आईएएस किया था। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first member Indian किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। बाकी लास्ट एंड दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें है, मिंटो को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसको लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इसी टाइम पे हुआ क्या चीज़? सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया मुस्लिम्स के लिए। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इसी टाइम इनने दिया, और इसलिए मिंटो, लॉर्ड मिंटो इज नोन एज दी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसका मतलब क्या है? जो मुस्लिम मेंबर है इन्हें इलेक्ट करेंगे मुस्लिम्स ही। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कम्युनल इलेक्टोरेट। देन वी हैव वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको और क्या बोलते हैं? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एंड सेम इज द केस विद दिस। मोंटेगू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वायसरॉय। ओके, जैसे उसमें मॉर्ले मिंटो में था, मॉर्ले इधर थे, कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो। एस पहले आता है या वी? सेक्रेटरी एंड वायसरॉय। तो एस पहले आता है तो एस पहले लिखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, देन वी आता है तो बाद में वायसरॉय। ठीक है, सो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इसमें फंक्शंस थोड़े डिफ्रेंशिएट किए गए। ठीक है, पावर्स दी गई। तो सेंट्रल
subjects and provincial subjects. जिस पे खुद प्रोविंशियल है तो वो प्रोविंस जो है खुद डिसीजन लेगा, अपना डिस्कशन करेगा। बाकी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है वो फिर डिवाइड होगा किसमें, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो गवर्नर है वो एडमिनिस्टर करेगा किसके साथ, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। एंड रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा किसके साथ, अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। एंड इसको बोला गया डायाची, मतलब ड्यूअल रूल। ठीक है, डायाची कब इंट्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मोंटेगो सीम्स फॉर रिफॉर्म्स। अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो रिजर्व में है, जो ट्रांसफर्ड में है, तो हम बात करेंगे वो मॉडर्न के टाइम पे और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं और जो चीज़ें पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो रिजर्व, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मिलिट्री हो गया। ठीक है, ऐसे फंक्शंस। साथ ही क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी जगह क्या आ गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोअर हाउस। आज के टाइम में हम स्टेट में भी हमारे होते हैं, राइट। क्या क्या, कुछ स्टेट में जैसे है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सो असेंबली इज लोअर, काउंसिल इज अपर, राज्यसभा लोकसभा। सो लोकसभा इज लोअर एंड राज्यसभा इज अपर हाउस। बाकी क्या बोला गया, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लोग हैं, उनमें कम से कम 3 जो होंगे, ठीक है, 3 मेंबर्स, वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अदर देन दी कमांडर इन चीफ। देन प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन, इसके बेस पे फ्रेंचाइजी दिया गया और बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिला वो। देन एक नया ऑफिस बना दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और कुछ जो फंक्शन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के, वो दे दिए किसको, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को, जो कि लंदन में होगा। और बोला गया एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम क्या था, रिक्रूटमेंट किसका, सिविल सर्वेंट। पहली बार साथ ही क्या हुआ, बजट भी डिफरेंट रहे, कौन से, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल, डिफरेंट बजट्स। एंड लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बोला गया 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा जो इसका बताएगा क्या क्या चीज़ें कैसी सही रही, क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या नहीं करनी है, बेसिकली अबाउट दी परफॉर्मेंस, और किस तरीके से रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। पर 10 साल होने से पहले ही आ गया वो, क्या बोला था हमने उसको, बहुत फेमस रहा, दैट इज साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में ही। सो इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद साइमन कमीशन। ठीक है, सर जॉन साइमन जो इनके चेयरमैन रहे, सो साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे 1927, जिसका बेसिक पर्पस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो भी चीज़ें रही, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स कैसा रहा, क्या चीज़ें ऐड करनी है, एंड सो ऑन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।